बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज से हम मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि जब भी आपको कोई भी कोर्स पढ़ना हो मेरे चैनल पे, तो आप चैनल पे जाया करें और वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाया करें। चैनल पे ऑप्शन होती है प्ले लिस्ट की, वहाँ प्ले लिस्ट में जाया करें और वहाँ से जो आपको प्ले लिस्ट मिलती हैं मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो आपने पढ़ना हो वहाँ से आप जो है तरतीब में आपको तमाम वीडियोस प्ले लिस्ट में मिल जाया करेंगी। क्योंकि जो आप वैसे होम पेज पे जो भी वीडियोस देखते हैं वो तरतीब में नहीं होती। मैं डिफरेंट कोर्सेज़ की वीडियोस जो है साथ साथ बना रहा हूँ, तो वो सब मर्ज हुई होती है। तो आपने पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है, यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में आपको फिर वहाँ पे तरतीब में सारी वीडियोस मिल जाती हैं। तो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर में जो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ हम देखेंगे। ये दो तरह की, इस तरह के हम जो प्रॉब्लम है वो दो तरह की पढ़ेंगे। एक में हमारे पास एक मैथ जो है वो टेबल पे होगा और दूसरा मैथ जो है पुली के थ्रू लटका होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लग रही होगी। और दूसरी प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि दोनों मैसेज जो है पुली के थ्रू जो हैंग हुए होंगे, वो दूसरी प्रॉब्लम जिसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इस केस में हमारे पास दो मैसेज हैं, एक मैस M1 है, एक मैस M2 है। और मैस M2 बड़ा है M1 से। और कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है कि ये मेरे पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर मैस 1 मेरे पास पड़ा हुआ है और मैस 2 जो है वो हैंग किया हुआ है हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू। और स्ट्रिंग हम मान रहे हैं कि ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये इसमें खिंचाव नहीं आ सकता। ये जो है खिंच के लंबी नहीं हो सकती, इसकी लेंथ में फ़र्क नहीं आ सकता खींचने से। तो ये मेरे पास M2 मैथ्स है और ये मेरे पास M1 मैथ्स है। इनके मोशन को बेसिकली हमने डिस्क्राइब करना है कि इनके मोशन से कैसी इक्वेशंस निकलती हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और जो जो अननोन चीज़ें हैं वो सारी हम इस प्रॉब्लम में फाइंड करेंगे। तो जब भी आपके पास कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आए क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो न्यूटन लॉज हम यूज़ करके जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो हम ये देखते हैं कि हमारे सिस्टम पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। तो ये पूरा आपके पास सिस्टम है, इसमें आपने देखना है कि किस किस हिस्से पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है और मूव कौन कौन सी चीज़ हो रही है। ऑब्वियसली मूव यहाँ पे M1 और M2 ये दो मैसेज ही मूव होने वाले हैं, तो इन दोनों मैसेज पर ही हम बात करेंगे कि कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले अगर मैं M2 के ऊपर बात करूं तो M2 के ऊपर एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि डाउनवर्ड है। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। और इसी तरह से M1 के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि M × G है। जितना भी जो मैस है उस ब्लॉक का, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, तो वो आपके पास उतनी फोर्स ग्रेविटी लगा रही होती है उस बॉक्स के ऊपर। तो ये M2 था, इसके लिए मैंने FG2 यूज़ कर लिया और M2 मैस इंटू जी। और यहाँ पे M1 है तो इसके लिए FG1 इक्वल्स टू M1 इंटू जी। तो इन दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ये तो ऑब्वियस हो गया, ये तो हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद अब देखते हैं कि M1 के ऊपर ग्रेविटी के अलावा और कौन सी फोर्स लग रही है। अगर ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन टेबल इसको नीचे नहीं जाने दे रहा। टेबल जितनी फोर्स ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा रही है, टेबल उतनी फोर्स ऊपर लगा रहा है। जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये टेबल के ऊपर आगे रुक जाता है। ज़मीन इसको नीचे अभी भी खींच रही है जब टेबल पे पड़ा हुआ है, लेकिन टेबल उतनी ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है ताकि ये अपनी जगह पे मौजूद रहे। तो जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो इसकी नॉर्मल फोर्स होगी। अब ये बॉक्स जो है ये तो किसी टेबल पे नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये इस स्ट्रिंग के थ्रू बंधा हुआ है। तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है और कुछ ना कुछ फोर्स स्ट्रिंग ऊपर की तरफ लगा रही है कि ये बॉक्स नीचे ना जाए, ऊपर की तरफ ही रहे। अगर तो ये बॉक्स बड़ा होगा तो जाहिर बात है, ये बॉक्स छोटा होगा तो ये मैस नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा और ये मैस आगे की तरफ जाएगा। तो ये टेंशन की जो फोर्स है ये कम होगी इस ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो मैस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स तो होगी इस स्ट्रिंग के अंदर, उसको हमने बोल दिया टेंशन की फोर्स टी। और अपवर्ड, इस बॉक्स के लिए ये अपवर्ड है। अब जब ये बॉक्स नीचे जाएगा तो ये बॉक्स आगे की तरफ जाएगा और इसको आगे खींच कौन रहा है, ये स्ट्रिंग। तो ये इसके यहाँ पे बॉक्स के इस वाली साइड पे जो स्ट्रिंग पे जो टेंशन की फोर्स लग रही है वो इस तरफ होगी। यहाँ से इसके लिए ऊपर की तरफ और यहाँ से इस तरफ पुली की डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन की फोर्स होगी। तो ये फोर्सेस हमने यहाँ पे देख ली। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका M1 के लिए जो होगी उसका फार्मूला ये होगा, M2 के लिए जो होगी उसका फार्मूला ये होगा। और नॉर्मल फोर्स जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के ही बराबर है। तो N = हो जाएगा M1 × G। और यहाँ पे टेंशन की फोर्स कितनी होगी,
हमें पता है जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो बराबर होती है एफ इंटू एम इंटू ए, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो एम को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन से तो उतनी ही फोर्स हमारे पास इसकी टेंशन की फोर्स होगी M1 के लिए, और उतनी ही फोर्स फिर M2 के लिए भी होगी। तो अब इसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं अपनी प्रॉब्लम का, और थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो ब्लॉक 1 पे जो फोर्सेस लग रही हैं पहले उनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। एक तो टेंशन की फोर्स लग रही है, और टेंशन की फोर्स हमने ये किस तरह से लिखी, एफ इक्वल्स टू एम में हमारे पास बेसिक फार्मूला जो है वो है एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। एफ यहाँ पे मूव करवाने, इस बॉक्स के ऊपर मूव करवाने वाली फोर्स कौन सी है, वो एक ये टेंशन की फोर्स ही है। ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ये नीचे की तरफ खींच रहा है, ये ऊपर की तरफ, तो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कर रही हैं कैंसिल। मूव करवाने वाली फोर्स सिर्फ सिंपल ये वाली है, और इस एफ की जगह पे चूंकि फोर्स टेंशन की फोर्स है तो एफ की जगह पे लगा दे टी, मैस चूंकि M1 है तो उसकी जगह पे आप लगा दें 1, ए इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी हमें नहीं पता, वो हम अभी फाइंड करेंगे। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये सेम इसी तरह से जो मैंने बोला कि जिस तरह से हमने ड्राइव की वो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद हमें पता है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो नॉर्मल फोर्स को मैंने बराबर कर दिया N इक्वल्स टू M1G। तो ये मेरे पास फोर्सेज होगी मैस 1 के लिए। अब मैस 2 के लिए जो फोर्सेज हैं वो देख लेते हैं। एक तो मैस 2 की जो फोर्स है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड, ठीक है, और एक टेंशन की फोर्स है अपवर्ड। लेकिन जो फोर्स इसको मूव करवा रही है वो बेसिकली फोर्स फिर होगी एफ इक्वल्स टू M2A। जिस तरह से M1 को जो मूव करवा रही थी वो थी एफ इक्वल्स टू M1A। अब इसके ऊपर जो टोटल फोर्सेस लग रही हैं वो दो हैं, टेंशन की फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है जो कि नीचे की तरफ खींच रही है, टेंशन की फोर्स कम है। अब थोड़ी बहुत टेंशन की फोर्स इसकी थोड़ी बहुत फोर्स को ज़ाया कर रही होगी, तो अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं टेंशन की फोर्स तो बेसिकली वो जो मेरे पास आंसर आएगा वो वाली फोर्स होगी, ये वाली जो इस बॉक्स को मूव करवा रही है। तो एफ की जगह पे मैं पुट कर दूंगा, तो एफ की जगह पे मैं पुट कर दूंगा M2G माइनस टी। तो ये M2G बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स थी, माइनस कर दे टेंशन की फोर्स तो हमारे पास बराबर आ जाएगा M2 इंटू ए। तो ये हमारे पास, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ये प्रीवियस इसको बोला था हमने इक्वेशन नंबर 1, टेंशन वाली फोर्स, टेंशन वाली जो इक्वेशन थी मैथ्स 1 की, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें दोनों को, तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आ जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो बेसिकली थी टी इक्वल्स टू M1A, और इक्वेशन नंबर 2 जो थी M2G माइनस टी इक्वल्स टू M2A। तो इसको अगर दोनों को ऐड कर दे दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, M2G इक्वल्स टू M1A और M2A ये बच जाएगा। दोनों में से ए अगर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर देखें हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो M1 प्लस M2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा कि इतना एक्सेलरेशन बॉक्सेस के अंदर मौजूद है, और दोनों बॉक्सेस के लिए सेम होगा। जिस एक्सेलरेशन से ये बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये बॉक्स आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही रस्से से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक अननोन चीज़ थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो देखिए आप टेंशन की फोर्स फाइंड कर सकते हैं। टेंशन हमने बोला था M1 इंटू ए फाइंड कर लिया हमने, ए की वैल्यू पुट कर दे। M1 हमें पता है, मैथ्स तो हमने रखा हुआ है, तो टेंशन की फोर्स भी आपके पास आ जाएगी, और टेंशन की फोर्स तो पूरी रस्सी में सेम है। तो इसकी टेंशन की फोर्स M2 पे जो है और M1 पे जो है वो बिल्कुल दोनों सेम हो जाएंगी, दोनों बराबर हैं, तो वो टेंशन की फोर्स भी हमारे पास आ जाएगी। इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली हमारे पास थी टी इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी टी इक्वल्स टू M1 इंटू ए। तो ए की जगह पे आप पुट कर दें एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा टी इक्वल्स टू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो ये आपके पास जो है इसकी टेंशन की फोर्स भी आ गई। और अगर आप देखें इस प्रॉब्लम में तो और कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं बचती जो कि अनडिफाइन है। तो अभी ये तकरीबन सब चीज़ें हमने इसके अंदर डिफाइन कर दी हैं। एक्सेलरेशन भी हमें पता है, टेंशन की फोर्स भी पता है, नॉर्मल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, और M1 हमें पता है, G भी पता है, बाकी सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब के सब हमें पता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड करना था, और हमने टेंशन की फोर्स फाइंड करनी थी, और ये हमारी जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम सॉल्व करेंगे एटवुड मशीन, जिसमें दोनों जो बॉक्सेस हैं वो हैंग किए हुए हैं पुली के थ्रू।
तो इनमें देखेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे और इसमें टी की जो टेंशन की फ़ोर्स है ये हम फाइंड करेंगे इंशाल्लाह।